आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी इस तरीके से चल रही होगी और मैं आपका इस तैयारी में कुछ न कुछ तो सहयोग कर ही रहा होगा। ठीक है, तो इस दौर में हम लोग जो शुरू किए थे NCERT समरी ऑफ क्लास 6, इसके दौर में हम लोग आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 पे। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का 2 चैप्टर, हिस्ट्री का 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है और पॉलिटी का चैप्टर 1 जो कि था हमारा डाइवर्सिटी, उसको भी हमने खत्म कर रखा है। ये चैप्टर जो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी हम लोग उतना ही इंटरेस्टिंग वे से करेंगे जितना हम लोग चैप्टर 1 डाइवर्सिटी को समझे थे। ठीक है, इस चैप्टर के दौर पे हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 जो कि है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, यानी कि भेदभाव एंड डाइवर्सिटी यानी विविधता क्या है, इसके बारे में चैप्टर पढ़ना है। समझिएगा कि देर आर मेनी थिंग दैट मेक अस वाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, वाट वी ईट, वाट वी वियर, द गेम वी प्ले एंड द थिंग वी सेलिब्रेट। अगर मैं आपको ऐसा पढ़ाने गया फिर आप भाग जाइएगा एज यूजुअल। तो इससे बचने के लिए मैं लाया हूँ मैं अपना अस्त्र वस्त्र शस्त्र, जो कि है हमारा हिंदी वर्जन, यानी मातृभाषा में समझते हैं इसको। फटाक से चीज़ों को समझ में आ जाएगी। जो चीज़ हमें, यानी कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो क्या होगा, बाई लैंग्वेज होगा, यानी कि इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में समझाऊंगा, ताकि दोनों को अच्छा रहे, जो कि हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी। ठीक है, देखिए क्या समझते हैं हम लोग। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। आपको याद होगा डिस्कवरी डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने बताया था कि कैसे भूगोल और इतिहास का असर है हमारे ऊपर, यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है और हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है। लद्दाख और केरला के एग्जाम्पल लेके, याद है कि नहीं? कैसे पढ़ते हैं आप लोग यार, नहीं याद है? बहुत गलत बात है, याद कीजिए। अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा आपको नहीं बोला है, आपको याद है? ओ सॉरी, आपको नहीं बोले थे, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, आप याद, अच्छे बच्चे हैं, आप याद करते हैं। ठीक है, देखिए, और याद नहीं आ रहा है तो कृपया उस जाके पेज को देखिए, वापस से वीडियो को देखिए। इसमें बताया था केरला और लद्दाख में कैसे डाइवर्सिटी का डिफरेंस है, कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर और कैसे हिस्टोरिकल फैक्टर। ठीक है, यहाँ समझते हैं हम लोग कि अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, यानी कि संक्षेप मतलब कि छोटे फॉर्म में, और निम्नलिखित बिंदु मतलब कुछ पॉइंट ध्यान दें, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है, यानी कि हाउ डाइवर्स आवर कंट्री इज। या आप इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले यहाँ रहते हैं। बताइए, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। बताइए, यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है, कभी कभी इनसे बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि देखिए, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमसे हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं, उनसे हमें ज़्यादा अच्छा अपना लगाव रहता है। लेकिन कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, भिन्न मतलब कि डिफरेंट होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब, यानी कि डिस्गस्टिंग या फिर अपरिचित लगता है, जो कि कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि या जान नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों है। ठीक है, लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अरे वो मतलब कि अगर शक्ल से बोलते हैं ना, शक्ल से चोर दिखता है, एक्चुअली में चोर थोड़ी होता है जी। वो हम लोग तो अपना से धारणा बना लेते हैं कि अरे ये तो शक्ल से ही गुंडा दिखता है, शक्ल से ही चोर दिखता है, मतलब उसको अपने अनुसार, यानी कि अपना अनुसार उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको अपने अनुसार ढाल लेते हैं, अपने अनुसार राय बना लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अपने अज्ञानी की तरह दिखते हैं। जैसे देखिए, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे के सरकार रखने वाले की तरह दिखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे हम लोग दिमाग में बिठा लेते हैं, उसे बोलते हैं पूर्वाग्रह। देखिए, इसको इंग्लिश समझाना जरूरी है कि क्या होता है, जो कि हिंदी में कभी कभी बात ऊपर से निकल जाएगी। क्या होता है समझिए, यहाँ पे ये बात क्या लिखी, देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ था बगल में कि आप क्या क्या समझते हैं रूरल आदमी के बारे में। रूरल जो पीपल होते हैं, यानी कि जो गांव में रहते हैं, उनके बारे में क्या धारणा है हमारी कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव्स इन विलेजेस। हमारी और क्या धारणा है कि पीपल इन द विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या ये बात सही है? नहीं, वो भी चाहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन द फील्ड। ये बात सही है। ठीक है, विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटी इन सर्च ऑफ वर्क। ये बात भी सही है। अर्बन के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि लाइफ ऑफ सिटी इज ईजी, आसान है, लेजीएस है और स्पॉइल्ड जिंदगी है वहाँ का। ठीक है, इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। ये बात सही है कि शहर में फैमिली जो है अपने साथ कम समय व्यतीत करती है, लेकिन ऐसे भी कोई परिवार होंगे शहर में रहने के बाद भी अच्छा खासा समय व्यतीत करते होंगे जो कि अनिधनी होंगे।
ठीक है। तो ये धारणा हम लोग अपने से बनाते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस सम ऑफ दिस स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसमें, तो सम ऑफ दिस स्टेटमेंट्स सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी। जो गांव के लोग होते हैं उसको कहीं कहीं उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और शहर के लोग होते हैं उसको हम लोग कहीं मान लेते हैं कि वो मनी माइंडेड, सिर्फ पैसा कमाने सोचते हैं और आलसी होते हैं, ठीक है। व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज निगेटिव, जब हमारा किसी के ऊपर धारणा, हमारी राय हमेशा खराब हो जाए, सिंग दे मैच लेजी, जो उसको हम लोग आलसी समझें, स्टिंग इट एज सम ऑफ दिस स्टेटमेंट देन दिस बिकम प्रीजजेस दैट वी कैन एरी अबाउट देम। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रीजज, ठीक है। देखिए प्रीजडाइज क्या बोलते हैं इसको, प्रीजडाइज मतलब होता है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, या तो उनके बारे में गलत धारणा बना लें या उनको एक दोषी की तरह ट्रीट करें, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्फीरियर, ठीक है। यहाँ समझिएगा क्या लिखा हुआ है, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका सबसे अच्छा, वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। कि आप बोल लेते हैं कि अरे आलसी होगा, ये कंजूस होगा, ये क्या है, पूर्वाग्रह है, यानी कि प्री जस्टिस है, ठीक है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है, तो हम अक्सर दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, तो उसी काम को दूसरे तरीके से करना पसंद करते हैं, ठीक है। मान लो खाना खाने का, अगर हम लोग अगर हाथ से खाना खाते हैं, तो जो चम्मच से खाना खाने वाले होंगे वो सोचते होंगे अरे कितना डिस्गस्टिंग है ये लोग यार, हाथ से खाता है, नहीं तो वो तो लगता है ऐसे लात से खाते हैं, वो भी तो हाथ से खाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं एक स्पेशल चीज़ यानी कि नाइफ एंड फॉर्क से खाते हैं, हम लोग हाथ से खाते हैं। तो क्या है, हम लोग को क्या एक अपना हीन भाव से देखते हैं कि अरे ये गंवार टाइप दिखता है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, तो दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं होगी, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, यानी कि परिणाम स्वरूप, यानी कि विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट इसका क्या होगा कि हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही यानी कि प्री जजिज हो जाते हैं, जैसे कि लोगों के धार्मिक विश्वास पे, उनकी चमड़ी के लिए, उनका रंग जो चमड़ी का है उसके ऊपर, ठीक है, जिस क्षेत्र से वो आते हैं उनके लिए होता है ना, क्योंकि बोला जाता है कि ये क्षेत्र जो है नक्सली एरिया है, ये नक्सलाइट एरिया है, ये रेड लाइट एरिया एंड ऑल दैट बोला जाता है ना, तो क्या हम लोग उसको मान लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि से, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री जज कर लेते हैं पहले से, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या है कि अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, यानी द प्रीजुडिस जो हम लोग बनाते हैं मेड बाय अस वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी आर नॉट एबल टू मेक अ फ्रेंड ऑफ देम, उनसे हम लोग दोस्ती नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि उनसे दुख पहुंचता है उन्हें, ठीक है। यानी कि कई बार हम लोग इसे ऐसा बिहेव कर लेते हैं ताकि उनको हर्ट हो, उनको इस बात से पेन हो, दुख पहुंचाते हैं, ऐसा व्यवहार हमसे हो जाता है अनजाने में इसे, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, लड़का लड़की में भेदभाव, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिएगा कि समाज में लड़के और लड़कियां में कई तरह के भेदभाव किया जाता है, जैसे कि हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के हैं या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि क्या यह सच्चाई है, इज इट ट्रुथ, नो माय डियर, ये ट्रुथ नहीं है। जैसे आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वे बहुत सुशील हैं, ये आप किसके लिए बोलिएगा, लड़का के लड़की के लिए, तो ज़्यादातर जो बोलेंगे वो लड़की के लिए बोलेंगे। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, ये बात भी लड़की के लिए बोला जाता है। वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ है यानी कि काफ़ी स्ट्रांग है, ये बात लड़का के लिए बोला जाता है। वे शरारती हैं, अब बताइए इसको किस में बोलिएगा, लड़का में कि लड़की में, तो ज़्यादातर इसको लड़का ही बोला जाता है। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, तो ये हमेशा लड़की के लिए बोला जाता है। कभी कभी वे रोते नहीं हैं, डायरेक्टली बात, वे रोते नहीं हैं, कौन, लड़का नहीं रोता है, सीधे सीधे बोलते हैं हम लोग, ऐसा धारणा बना ली है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पहले से कोई बात को जज कर लेते हैं, समझे। इसमें बात क्या है समझने वाली, देखिए यहाँ पे क्या है, उससे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ एक फिगर बनाई गई है पॉलिटिकल साइंस के बुक में, एनसीईआरटी में फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बॉडी लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, ठीक है। दूसरे फिगर में देखिए क्या कहता है कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, तो मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ, ठीक है, ये सब है। इसमें क्या है, क्या उसका दिमाग सही है, यानी कि सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। यानी समझ रहे हैं कि ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग यानी कि उनको क्या कहा जाता था, डिजेबल, लेकिन अब क्या कहा जाता है, स्पेशल केयर, क्या कहा जाता है हम लोग उसको,
चाइल्ड नीड स्पेशल केयर। अब उनका नाम क्या हो गया, चाइल्ड नीड स्पेशल केयर उनका नाम हो गया। देखिए यहाँ पे The children you see in the illustration here were seen as disabled. This term has been changed and now the term used as children with special need. ऐसे बच्चे इनको की बहुत कुछ जरूरी है, वैसा उनको बोला जाता है, डिजेबल अब नहीं बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग, वेट अ मिनट, लेट मी गो ऑन दैट पेज फर्स्ट। हाँ यहाँ पे थे, नहीं यहाँ पे इससे आगे थे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे चलें। अरे ठीक है, चलिए ना, चलते हैं। देखिए, अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिरने पर चोट लगती थी तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर कहते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। लेकिन मैं रोता हूँ यार, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़का नहीं हूँ, और मैं लड़का हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो अपने आप को रोक लेता है। लड़का का यह मानना होता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का भी कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो। लेकिन बड़े होने के साथ लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसको लोग मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं कि तुम रोंदू है, जैसे कि मुझे कोई चिढ़ा जाता है कि तुम रोंदू है। ठीक है, मैं एक बात करता हूँ कोमल के बारे में। ठीक है, देखिए, और कोमल ये नहीं कि कोई नाम ले लीजिएगा अपना कि उनके बारे में ना, बिल्कुल नहीं, मेरा ये धारणा है ही नहीं। कोमल मतलब सॉफ्ट और मृदु स्वभाव की कोई अगर लड़की है, वे बहुत सुशील है, ऐसा कथन को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि क्या केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। ठीक है, क्या लड़कियां में ये सब गुण जन्म से होते हैं? नहीं, ऐसा होता नहीं। व्यवहार समाज से सीखती है, ये बात सही है। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल है लेकिन शरारती है? जो नाम से कोमल है और मन से तन से शरारती है, मतलब क्या है कि जो कोमल और मृदु स्वभाव की नहीं होती है और शरारती होती है। नाम कोमल है शरारती, कोई कोमल होगी तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा इस बात से, अब बुरा मान के भी क्या कीजिएगा आप। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। कौन? जो लड़का होता है। सो हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं कि अगर लड़का है और मेरी तरह ये लड़का है तो ये रोएगा नहीं, और ये लड़की है तो ये मलिन स्वभाव की होगी और शांत होगी और ये ऑल दैट। ठीक है, लेकिन आजकल की तो कोमल भी शरारती होती हैं। ठीक है, अब ये नहीं बोलिए सर आप कोमल पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, आगे चलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। देखिए क्या है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रूढ़िवादी धारणा। देखो, रूढ़िबद्ध मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स। क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स, जो कि हम लोग हैं ना, ऑर्थोडॉक्स हैं, तभी तो बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं है, लड़की रोती है, सॉरी लड़के नहीं रोते हैं, ऑल दैट। ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स की निशानी है ना। चलिए यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। क्या बोलते हैं? व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर सेक्स, पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी एंड क्रिमिनल और डम। हम लोग बोल देते हैं अपने मन से धारणा बना करके कि ये जगह के लोग होंगे तो ये होंगे, और ये चोर होंगे, ये डाकू होंगे एंड ऑल दैट। हम लोग अपने से मान लेते हैं ऐसा, हम लोग अपने से पूर्वानुमान कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे बड़ा कोई बाबा बैठे हैं ना, तांत्रिक बैठे हैं हम लोग। देखिए क्या है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध कर देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा यानी कि स्टीरियोटाइप कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहरा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो पाकिस्तान से होते हैं उसको हम लोग सीधे सीधे बोले तो बोलते हैं। ठीक है, ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हम कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग ही मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने में रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने पास कुछ खास गुण भी हैं, कुछ खास क्षमताएं भी हैं जो दूसरों से अलग है। ठीक है, तो यही बात है जो लड़की बता रही थी अपने, वो जो विकलांग थी, कि चूंकि मेरा पैर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिमाग से भी पैदल हूँ। ठीक है, ओह वाह क्या बात बोला। ठीक है, चूंकि वो पैर नहीं है तो पैदल एंड ऑल दैट। ठीक है, देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। यानी कि जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती है, इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है।
कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। यानी कि लड़की एरोप्लेन उड़ा सकती है, ये स्टेरियोटाइप था कि लड़की एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती है, लेकिन उसको बदल करके उड़ाती है, ये हम मान लिए अब, ठीक है। यानी कि कुछ हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, देखिए कुछ मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। लेकिन जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसकी एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या स्कूल से जल्दी निकाल देते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पे केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं, सरकारी बस की सुविधा अच्छी है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों के ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसा प्रयास नहीं किए गए, वहाँ गरीब परिवार का बच्चा स्कूल जाने से मुश्किल आती है, चाहे वो मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति हो। यानी कि जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों को स्कूल से गैरहाजिरी के कारण धर्म नहीं है, गरीबी है। यानी कि मुसलमान की लड़की स्कूल नहीं जा पाती, इसका मेन कारण उसका धर्म नहीं है, उस गरीबी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग असमानता एवं भेदभाव। असमानता मतलब इनइक्वालिटी, भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है। देखिए यहाँ पे चैप्टर टॉपिक का नाम देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आज मैं मेनली हिंदी में पढ़ाऊंगा, बिकॉज हिंदी से आपका फिजिकल टच होगा, आप समझ पाएंगे चीज़ों को अच्छी तरीके से, ठीक है। असमानता एवं भेदभाव, देखिए क्या है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। पूर्वाग्रह मतलब प्रीजजाइज और रूढ़िबद्ध मतलब स्टीरियोटाइप, जब दोनों को मिलाकर के लोग व्यवहार करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, जब तब आता है भेदभाव, ठीक है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने से नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यू आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। जैसे कि आप याद करें पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है। यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि भेदभाव का कारण कैसे हो जाएगा, ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। मान लीजिए कि सब बोले कि जैसे कि हम ये बोले, चूँकि हिंदू ये बोले कि बकरीद खराब है और मुस्लिम ये बोले कि नवरात्रे खराब है, तो फिर दंगे होंगे, ठीक है। दोनों समीर में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था, यानी कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड। समीर 2 क्या था, गरीब था, सॉरी यहाँ पे क्या था, समीर 2 गरीब, विविधता का पहलू नहीं है, यह तो समानता क्या जी, कुछ गड़बड़ है क्या, वेट अ मिनट, नहीं ठीक तो लग रहा है, हाँ ठीक है। देखिए विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे, पिछले चैप्टर में को पढ़ाए थे हम कि जो गरीबी है वो इनइक्वलिटी है, उनके साथ बराबरी नहीं, असमानता है। लेकिन ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है, विविधता नहीं है ये, ठीक है। क्या है ये, इनइक्वलिटी है, ठीक है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो लोगों को डाइवर्सिटी एज वेल एज इनइक्वलिटी दोनों का सामना करना पड़ता था। एक को तो इस कारण से वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता था, ऊपर से यदि वे गरीब हैं, उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता था। पहला बात कि उनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, दूसरा बात कि वे गरीब हैं कि अमीर है, दोनों पहलुओं पे उन पे भेदभाव किया जाता था, ठीक है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है, पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं और क्या कहता है कि दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपना पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वे इस शब्द को अछूत यानी कि अनटचेबल से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया है, यानी कि जिनको फोर्सफुली दबाया गया है, कुचला गया है, जिनको हमने नहीं मतलब जो भी दबाया गया है, जिनको कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव के दलित के लोगों को दबा कर रखा था। सरकार ऐसे लोगों को लिए अनुसूचित जाति यानी कि रिजर्व कैटेगरी के वर्ग में रखती है, ठीक है। देखिए क्या है, भेदभाव का सामना करने पर, यानी कि इसमें क्या है, इसका टॉपिक का हेडिंग क्या होगा, इंग्लिश में बात करें, ठीक है। हम लोग दोनों मिलके चलेंगे, बाईलैंग्वेज चलेंगे ताकि आपको ऐसा दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उसके बेसिस पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है।
देखिए क्या है यहाँ पे, पढ़ते चलते हम लोग, ठीक है। देखिए, भेदभाव का सामना करने पर देखिए क्या है, अपनी आजीविका आजीविका यानी कि लाइवलीहुड को चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती, बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्व माना जाता है, जैसे कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता था। इसलिए जो लोग इस कामों को करते थे उनको गंदा और अपवित्र माना जाता था। यह जाति व्यवस्था का बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में देखा जाता है, जिससे एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने आप को ऊंची जाति कहा और उत्कृष्ट कहा, और जिन समूहों को इस सीढ़ी में नीचे की दर्जे मिली उनको अछूत तथा अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने का और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने का, गांव के कुएं से पानी लेने का, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने का भी इजाज़त नहीं था। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह की ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उसे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित कर रखा था, यानी कि जो भी राइट उनके पास था वो उनको बुर्जुआ वर्ग के पास और क्या कर दिए, अछूतों को नहीं दे रहे थे, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाओं के भेदभाव में क्या अंतर है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुछ बातें भी लिखी गई है, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगले पृष्ठ में हम देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती का भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के एक नेता, महान नेता बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको जो 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। उससे पहले यहाँ पे है कुछ बातें यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि 1891 से 1956 तक रहे थे, भारतीय संविधान के पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। नेतृत्व मतलब कि उनको आगे बढ़ाए, रिफॉर्म किए। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की जो सबका सम्मान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों की जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें कि सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की, ठीक है, ऐसा मानना था। तो साहब जो थे भीमराव अम्बेडकर साहब मिलने गए अपने भाइयों से जो कि कोरेगांव महाराष्ट्र में रहते थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली के कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता था, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार क्या है? बम्बई प्रांत का एक महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने वह जैसे ही मेरा जवाब सुना अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बाद बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी थी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे और कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कोई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया कि हम महार हैं, उनको उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे
पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर ने जो हमारे लिए गाड़ीवान से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये उनका बात था भीमराव अम्बेडकर साहब की, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा कि अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा कि अगर लोगों आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे, आपको पानी न पीने दे। एक छोटी छोटी सी घटना दिखाई देती है, कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के लिए साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वो पैसा देते थे, यानी कि दुगना पैसा दे रहे थे। स्टेशन के पास गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। तो आप सोच के देख सकते हैं कि कितना हार्सफुल होता अगर आपके साथ यही चीज़ किया जाए। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है जो दूसरे को मिलता है। यानी कि ये जो कास्ट बेसिस जो भेदभाव है, इन डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट कास्ट जो है, वो जो दलित हैं, यानी उनको ना ही सिर्फ और सिर्फ इन गतिविधियों से वंचित नहीं रखता, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है जो दूसरे को मिलता है। अब आता है समानता के लिए संघर्ष, यानी कि संघर्ष यानी कि क्या होता है आपका लड़ाई, जो लड़ा गया था, यानी कि रिवोल्ट, ठीक है। रिवोल्ट नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फाइट फॉर जस्टिस या फाइट फॉर डिस्क्रिमिनेशन। क्या था देखिए यहाँ पे, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, यानी कि समानता के लिए लड़ाई, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग आगे चल कर, ठीक है। वेट ए मिनट, ओके वी आर हियर, ठीक है। देखिए यह संघर्ष तब हुआ, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उनमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। बताइए कि अपने खुद भेदभाव करते थे, लेकिन साथ लड़के लड़े ब्रिटिश से। यानी जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानता पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा था कि जिससे कि भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह देखा जाए, यानी इक्वलिटी को एक अलग पहलू की तरह देखा जाए, जो हमें सबको भारतीय के रूप में जोड़ती है, ना कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और दलित वगैरह के रूप में। हम लोग एक भारतीय हैं, भारतीय नागरिक है, इस रूप में देखें। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाएगा, यानी कि अनटचेबिलिटी को क्या देखा जाएगा, एज अ क्राइम देखा जाएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूड within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। या तो ब्रिटिश लड़ रहे थे, प्लस अपने आप की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जो वोमेन है वो लड़ रही थी शिक्षा पाने के लिए। जो किसान है वो लड़ रहे थे कि वो ब्राह्मण वर्ग के जो उनको टैक्स देते हैं वो टैक्स ना दें, छूट कर से आज़ादी मिले उन्हें। उसके बाद जो दलित समुदाय है वो मंदिर में प्रवेश के लिए लड़ रही थी। पीजेंट्स जो थे, ट्राइबल जो थे, फाउट कर रहे थे कि मनी लेंडर द्वारा उनको हाई इंटरेस्ट ना लगे। व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947, आवर लीडर टू वेर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एक्जिस्टेड। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation could function, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा हमारा जो नेशन है वो फंक्शन करता है, वे आर अवेयर ऑफ द वे इन विच द एज अ क्राइम द विच डिस्क्रिमिनेशन एंड हैज बीन प्रैक्टिस, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके बारे में उनको पता था। मेनी लीडर जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ऑल्सो फाउट फॉर द राइट ऑफ दलित के लिए वो लड़े भी थे। सो दिस लीडर सेट आउट अ विजन एंड गोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ द इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल, ताकि इंडिया के सभी लोग इक्वल माने जाएं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग तरह की प्रोविजन भी देखी गई थी। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट ऑल एज अ इंडियन। ये जो की वैल्यू है हम एक इंडियन के रूप में देखें, इस तरह से इनका निर्माण किया गया था। एवरी वन हैज इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल समान अधिकार और राइट मिले। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ। इसको क्या करता है, एक क्राइम की तरह देखा जाएगा कि आप अब छुआछूत की बात नहीं कर सकते हैं, एक क्राइम है कि ये क्या है, क्राइम की तरह देखा जाएगा, ट्रीट इसको किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
कहा था हमने, कहा था, ठीक है। और इस कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। यानी क्या था, देखिए, जो अनटचेबिलिटी था, ये जो अपराध था, और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीब और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को समानता के अधिकार के फायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए, यानी कि स्पेशल एक्शन अगेंस्ट इनको, कि ये सभी जो मुख्य धारा है उनसे बह गए हैं, अलग हो गए हैं, उनके लिए कि समानता का अधिकार मिले, कुछ आप विशेष कदम लीजिए, जो कि एक रिजर्वेशन के तौर पे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, यानी कि डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना, उसे मूल्यवान बनाना, यानी कि उसको प्राइसफुल बनाना, एंड समानता सुनिश्चित करने, यानी इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि राइट टू स्पीक, राइट टू लर्न, राइट टू, एंड सबका राइट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, इसीलिए इतना धर्म और जाति को छोड़ दिया गया। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक रूप में देखा गया है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लेकिन आज तो खैर ऐसा दिख नहीं रहा है, मतलब जब ये बुक लिखा गया होगा शायद उस समय दिख रहा होगा। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, और यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज ही मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीय के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज आज भी जो है ये प्रैक्टिस हो रही है, तो आपको ठीक से समझाया जाए। वेट अ मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे, चलिए। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो their रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज सीन एज अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूनिटी, एकता के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो दीज आइडियल्स आर इंसाइंड इन आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में लिखा गया है, दिस चैप्टर पॉइंट आउट द इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे। तो ये चैप्टर जो है बताता है कि आज भी जो है इनइक्वालिटी मौजूद है। इक्वलिटी इज अ वैल्यू, इक्वलिटी एक ऐसा वैल्यू है डेट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग, एंड जिसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली, जो कि अपने आप से नहीं हो जाएगा, हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। पीपल का स्ट्रगल, पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक द रियलिटी ऑफ ऑल इंडियन, ये सभी जरूरी है, इसके लिए हमें आज लड़ना है, लड़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। लड़ना मतलब ये नहीं कि अब मारपीट कर रहे हैं, वो नहीं, मतलब कि वी वांट अ राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्ट्रगल, मतलब कि राइट किसी चीज़ का, अपने धर्म के बारे में जो भी हमारी राय होनी चाहिए। धर्म हमारा मतलब चेंज जो हो रहा है ना, लोग बदल ले रहे हैं धर्म एंड ऑल दैट, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, यानी कि यूनिटी के लिए खतरा है ये सब। कि मान लीजिए आपको फोर्सफुली बोला जाए कि नहीं आप मुस्लिम धर्म में परिवर्ती हो, या आपको फोर्सफुली बोला जाए कि आप हिंदू धर्म में हो, या आप एक्स धर्म में हो तो आपको वाई में बोला जाए, तो ये आपके राइट के खिलाफ है, आपके राइट टू इक्वलिटी या राइट टू लाइफ के खिलाफ है कि आप क्या सोचते हैं, क्या जीते हैं, कैसे त्यौहार मनाते हैं। तो आपको ऊपर दबाव हमारे जो है हमारी संविधान नहीं डालती है, लेकिन समाज डाल रही है आज की, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, हम लोग अगला चैप्टर में जो कि होगा हिस्ट्री के चैप्टर 3। और उससे पहले अगर आपको चाहिए कि मैं रिजर्वेशन पे कुछ बताऊं कि रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन का क्या क्या पहलू है और क्या क्या कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, तो आई विल टेक अ स्पेशल सेक्शन ऑन संडे रिजर्वेशन पे, कि रिजर्वेशन क्या, इसको एबोलिश कर देना चाहिए, क्या रिजर्वेशन सही है, इसको रखना चाहिए, हटा देना चाहिए, और क्या अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन रिजर्वेशन ऑन संडे, कमिंग संडे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो हो सके जितना शेयर भी करें, यानी कि 3 चीज़ें 4 चीज़ होनी चाहिए, एक होना चाहिए लर्न, एक होना चाहिए सब्सक्राइब, एक होना चाहिए शेयर, एक होना चाहिए लाइक में ऑप्शन एक यू का भी है और एक एल का भी है, यानी कि आप अनलाइक भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक करने के बाद प्लीज़ एक कमेंट जरूर डालिएगा कि किस बेसिस पर अनलाइक किया, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय, टेक केयर।